जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 311 से लेके 320 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 311, एज पर इंडियन कोड ऑफ प्रैक्टिस द फ्रीक्वेंसी रेशियो, ब्रैकेट में दिया गया है रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मशीन टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉइल शुड नॉट बी within the range of option A 0.5 to 1.5, option B 1 to 2.5, option C 1.5 to 3 and option D 3.0 to 6.0। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कोड फ्रीक्वेंसी रेशियो हमारा किस रेंज में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन और एक पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो पहला क्वेश्चन ये भी बनेगा आपको कि फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है। तो आपको बताना है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेशियो बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी रेशियो हमारा शुड नॉट बी लाइज इन बिटवीन 0.5 टू 1.5, मतलब इसमें हमारा लाइज नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी विद इन द रेंज ऑफ, मतलब किसके रेंज में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.5 टू 1.5, मतलब ए इज़ द राइट आंसर, मतलब इस रेंज में नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है, तो आपको बताना है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 312, द फिगर इंडिकेट्स द वेट ऑफ डिफरेंट पिक्नोमीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 4 फिगर दिया गया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड से निकाला गया है। तो सबसे पहले आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं और हम लोग वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं ये W1 क्या है। तो W1 हमारा वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, मतलब इसमें कुछ है नहीं। फिर दूसरा क्या है W2 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल है, मतलब एम्प्टी कंटेनर में हमने सॉइल को फिल्ड किया है। फिर तीसरा क्या है W3 है हमारा एम्प्टी कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं W3। एंड W4 हमारा होता है कि एम्प्टी कंटेनर में सिर्फ हमारा वाटर रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन। सबसे पहले आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं G से। इसको मैथमेटिकल टर्म में हम लोग लिखते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर बोलते हैं। अब इसका रिलेशन आपको इन मैथमेटिकल टर्म में आपको ऐसे याद रखना है। इसका रिलेशन होता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 ब्रैकेट में माइनस साइन, फिर यहाँ पे W3 माइनस W4। अब यहाँ पे W2 माइनस W1 में से हमारा क्या हो जाता है, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो जाता है। और W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 ये हमारा हो जाता है यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, अगर इसको आपको याद नहीं रहता है तो कैसे याद रखेंगे, 21 21 34, तो ऐसे आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। W2 मतलब क्या होता है कि एम्प्टी कंटेनर में हमने सॉइल फिल किया। W1 मतलब क्या होता है, एम्प्टी कंटेनर। 3 मतलब क्या होता है, एम्प्टी कंटेनर में हमने सॉइल भी दिया और वाटर भी दिया। W4 क्या होता है, हमारा एम्प्टी कंटेनर में सिर्फ हम वाटर फिल किए हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है W2 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W2, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 माइनस W2 माइनस W1, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है W2 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम लोग पिक्नोमीटर मेथड से निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला 21 21 34, जो 21 होता है वो पहले हो जाएगा W2 माइनस W1 और 21 फिर नीचे W2 माइनस W1 फिर माइनस का साइन W3 माइनस W4। तो इस ढंग से आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 313, ए सॉइल सैंपल हैज ए श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड एज 2.7, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट इज। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सॉइल हैज श्रिंकेज लिमिट आपको दिया गया है 10%, मतलब श्रिंकेज लिमिट इज रिलेटेड टू वाटर कंटेंट, मतलब W की वैल्यू आपको दी गई है 10% दी गई है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड आपको G की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 2.7 दी गई है। और आपको यहाँ पे बोला गया है पोरोसिटी, मतलब N निकालना है अपने को, और एट श्रिंकेज लिमिट। मैंने पहले भी बताया था अगर एक वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है श्रिंकेज लिमिट अगर आपको आ जाता है तो आप S इक्वल टू आप क्या ले लेना है 1 हमेशा ले लेना है। अगर क्वेश्चन में आपको श्रिंकेज लिमिट एक वर्ड आता है तब S की वैल्यू आप यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए S भी दी गई है, N भी दी, N हमको निकालना है, G हमको दिया हुआ है, W दिया गया है। तो जैसा कि हम रिलेशन जानते हैं E इक्वल टू हम लोग बोलते हैं WG/S, ठीक है। यहाँ पे हमको पोरोसिटी निकालना है, तो पोरोसिटी निकालने का रिलेशन हमको विथ रेस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो क्या निकाल सकते हैं, तो N इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E/1 + E। तो सबसे पहले हमको E की वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो E इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10% है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए 10/100। तो 10/100 मतलब कितनी हो जाएगी, तो डैट इज 0.1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.1 इंटू G की वैल्यू कितनी है, तो G की वैल्यू 2.7 है, और S की वैल्यू हमको पता है कि कितनी है हमारी, S की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0.1 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई आपको करना है, तो 1/10 लिखिए और 27/10 लिखिए, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/100 हो जाएगी, मतलब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.27 हो जाएगी। 0.27 हमारी E की वैल्यू निकली है, और हमको N निकालना है। N इक्वल टू क्या होता है E/1 + E। अब E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू हमारी 0.27 है डिवाइडेड बाय 1 + 0.27, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.27 डिवाइडेड बाय 1.27। तो इसका आंसर हमारी हो जाएगी 21.2%, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 21.2%, मतलब A इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि इसमें आपको दिया गया है पोरोसिटी निकालने के लिए, तो आपको पता है E निकाल लेंगे तो हम लोग N से हम लोग पोरोसिटी भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 314, ए सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁻7 मीटर/सेकेंड एंड वॉइड रेशियो इज 0.5 टू कैलकुलेट सीपेज वेलोसिटी। यहाँ पे ऑप्शन A B C D आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपको देखें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी दी गया है। डिस्चार्ज वेलोसिटी को हम लोग नोटेशन देते हैं V से, V इक्वल टू होता है 6 × 10⁻⁻7 आपको दिया गया है, और वॉइड रेशियो हमारी दी गई है 0.5, और हमको निकालना है यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी, मतलब VS निकालना है। तो हमको पता है रिलेशन VS इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं V/ पोरोसिटी, मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे E दिया गया है, तो सबसे पहले आप N फाइंड कीजिए। N क्या हो जाएगा E/1 + E, मतलब यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0.5, यहाँ पे 1 + 0.5, मतलब क्या लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 5/15 लिख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। तो चलिए V हमारी कितनी दी गई है, तो V हमारी दी गई है 6 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, N की वैल्यू दी गई है हमारी 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 6 × 10⁻⁻7 मतलब कितनी हो गई 18 × 10⁻⁻7 मीटर/सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई सीपेज वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है, सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये भी आपको याद रखना है कि सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी से। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं 18 × 10⁻⁻7। तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है 18 × 10⁻⁻7 मीटर/सेकेंड, मतलब A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 315, इफ ड्यूरिंग परमिबिलिटी टेस्ट ऑन ए सॉइल सैंपल with a falling head permeabilitor, equal time intervals are noted from drop of head from H1 to H2 and again from H2 to H3, which of the following relation would hold good। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है
कि फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट की बात किया गया है। सबसे पहले आपको फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट का इक्वेशन लिख देना है। जैसा कि हमको पता है फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट से हम लोग परमिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखिएगा कि फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, परमिलिटी मतलब के की वैल्यू निकालते हैं। और कौन से सॉइल के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे एफ वर्ड है, तो आपको याद रखना है कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग परमिलिटी निकालते हैं फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट से। अब हमको पता है परमिलिटी निकालते हैं तो इसका इक्वेशन क्या है, तो के का हमारा इक्वेशन है 2.303 अल्ट ए एल बाय ए टी लॉग 10 H1 बाय H2। जब भी आपको फॉलिंग हेड का न्यूमेरिकल देगा तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है कि 2 सैंपल है जिसमें हमारा बोला है इक्वल टाइम इंटरवल है, मतलब टाइम इंटरवल हमारा सेम है, लेकिन बोला गया है ड्रॉप हेड हमारा चेंज हो रहा है। पहले में हमारा ड्रॉप हेड क्या हो रहा है, H1 to H2 हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला इक्वेशन K इक्वल टू 2.303 AL बाय AT log 10। अब यहाँ पे हेड पहला क्या हो रहा है, तो H1 बाय H2 हो रहा है, तो इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं। फिर दूसरे में आपको बोला है अगेन फ्रॉम H2 to H3। दूसरा में जब हमारा टेस्ट करते हैं तो हमारी हेड हो जाती है H2 to H3, तो सेम लिख लीजिए 2.033 AL बाय AT log 10। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, H2 2 बाय H3 हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखिए ये भी हमारी सेम है, इसमें बोला इक्वल टाइम इंटरवल है, फिर हमारा इक्वल एरिया है, इक्वल टाइम है। तो आप देखिए हम लोग इसको उड़ा सकते हैं, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। अब लॉग है तो लॉग में हटा देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 बाय H2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, H2 बाय H3 हो जाएगी। तो जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, H2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 इंटू H3 हो जाएगा। यही रिलेशन हमारा लास्ट में बनेगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पहला दिया हुआ H3 का स्क्वायर, तो H3 का स्क्वायर तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे H2 का ये जो पावर है स्क्वायर है, H2 का स्क्वायर ये बिल्कुल सही है, और इंटू H1 इंटू H3 मतलब B इज द करेक्ट आंसर। हमारा B क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना है। कभी कभी आपको यहाँ पे टाइम इंटरवल भी चेंज करता है, अगर टाइम इंटरवल चेंज करेगा तो आपको t का वैल्यू चेंज करेगा। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 316, फॉर कंडक्टिंग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, वेट ऑफ हैमर P in kg, the fall of hammer Q in mm, number of blows per layer R and number of layers R respectively। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े थे कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हम लोग हमारी वेट ऑफ हैमर कितनी होती है, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हैमर कितनी होती है, ब्लो कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर से कि वेट ऑफ हैमर हमारी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में कितनी होती है, तो 2.6 kg होती है, और मॉडिफाइड में यही सेम 4.9 kg होती है। फिर हम लोग हाइट ऑफ फ्री फॉल, मतलब जो हैमर को हम लोग गिराते हैं वो कितने mm से गिराते हैं, तो 310 mm से गिराते हैं, और इसमें हम लोग गिराते हैं 450 mm से। फिर तीसरा हमारा नंबर ऑफ ब्लोज हमारी कितनी होती है, तो नंबर ऑफ ब्लोज हमारी दोनों में 25 होगी, यहाँ भी 25 होगी। फिर हमारा लेयर जब भी देखते हैं तो लेयर में हमारा क्या रहता है, तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 3 लेयर होते हैं, इसमें 5 लेयर होते हैं। तो ये 4 चीज़ के बारे में पूछा गया है कौन से टेस्ट में, तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में। तो यहाँ पे P दिया वेट ऑफ हैमर, मतलब P की वेट ऑफ हैमर देखिए यहाँ पे 2.6 kg कहाँ पे है, तो D में हमको नजर आया है 2.6 kg। फिर देखिए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हम लोग कितने हाइट ऑफ फ्री फॉल है, तो 310 है, तो यहाँ भी हमारा 310 आ रहा है। फिर नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर मतलब कितना होता है, 25 ब्लोज रहते हैं, तो ये भी हमारा है। फिर हमारा नंबर ऑफ लेयर कितनी है, तो 3 है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर भी दिए रहेंगे, कभी कभी आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर भी दिए रहेंगे, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 317, ए फ्लो नेट इज ड्राउन टू ऑब्टेन सीपेज वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी एंड अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, अपलिफ्ट प्रेशर एंड एग्जिट ग्रेडियंट, ऑप्शन सी एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर एंड सीपेज क्वांटिटी, एंड ऑप्शन डी एग्जिट ग्रेडियंट, सीपेज एंड कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी। सबसे पहले हमको समझना है कि फ्लो नेट क्या होता है। तो फ्लो नेट क्या होता है, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब ये फ्लो नेट क्या बताता है कि वो फ्लो नेट ये इस चीज़ को बताता है कि हमारा फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, उसको ही रिप्रेजेंट करता है ये फ्लो नेट। अब हमको पता है कि जैसे कि हम लोग फ्लो नेट से क्या क्या निकालते हैं, तो फ्लो नेट से सबसे पहले हम लोग सीपेज प्रेशर निकालते हैं। सीपेज प्रेशर हम लोग फाइंड करते हैं फ्लो नेट से। फिर दूसरा हम लोग सीपेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, सीपेज वेलोसिटी और सीपेज डिस्चार्ज बोलेंगे। फिर तीसरा हम लोग क्या निकालते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर निकालते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर निकालते हैं। फिर चौथा हम लोग क्या निकालते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट निकालते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग फ्लो नेट से डिटरमाइन करते हैं। आपको हमेशा याद रखिएगा कि फ्लो नेट से हम लोग परमिबिलिटी नहीं निकालते, तो जहाँ भी परमिबिलिटी होगा उस वहाँ ऑप्शन ये नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया सीपेज निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी नहीं निकालते हैं, तो ये ऑप्शन हमारी गलत। ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी नहीं निकालते हैं, तो ये भी गलत। तीसरा एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर एंड सीपेज क्वांटिटी, मतलब ये तीनों चीज़ निकालते हैं, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपको याद रखना है, सीपेज प्रेशर निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, सीपेज डिस्चार्ज निकालेंगे, फिर अपलिफ्ट प्रेशर निकालेंगे और एग्जिट ग्रेडियंट निकालते हैं फ्लो नेट से, और फ्लो नेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। क्वेश्चन नंबर 318, ए लेबोरेटरी वेन shear test apparatus is used to determine the shear strength of a clay sample and only one end of the vein takes part in the shearing of the soil. T is applied torque, H मतलब height of the vein, D मतलब diameter of the vein and shear strength of given by। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया एक वेन shear टेस्ट apparatus है। मतलब वेन shear टेस्ट से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, तो वेन shear टेस्ट से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं shear strength। तो सब आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वेन shear टेस्ट से हम लोग निकालते हैं shear strength निकालते हैं। अब shear strength भी कौन से सॉइल के लिए निकालते हैं, तो क्ले सॉइल के लिए निकालते हैं, सॉफ्ट क्ले सॉइल के लिए निकालते हैं, फिर फिजर्ड क्ले के सॉइल के लिए निकाल सकते हैं। आपको क्ले वर्ड आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली वन एंड ऑफ द वेन टेक्स पार्ट इन द shearing। जब भी हम लोग वेन shear टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा या तो वन वेन एक्ट करेगा या तो बोथ वेन हमारी एक्ट करेगी। तो वो अगर हमारा वन वेन एक्ट करता है तो हम लोग shear स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है T/πd² ब्रैकेट में H/2 प्लस D/12। अगर आपको क्वेश्चन में वन वेन दिया रहेगा तो आपको 2 देखना है, 2 और 12, ठीक है। अगर बोथ वेन एक्टिंग है तो हम लोग shear स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, T/πd² H/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D/6 हो जाएगी। जब बोथ वेन बोला जाएगा तो आपको 2 and 6 ढूंढना है, अगर वन वेन है तो 2 and 12 ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। पहला दिया है T/πd², H यहाँ पे सिंपल दिया हुआ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, H/2 होता है। दूसरा है T/πd² H/2 प्लस D/6, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी बोथ वेन के लिए। फिर दूसरा फिर से यहाँ पे H है, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा है हमारा T/πd² H/2 प्लस D/12, ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि यहाँ पे वन वेन पूछा गया है। वन वेन पूछा जाएगा तो आपको H/2 प्लस D/12 देखना है, मतलब D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 319, ए रिटेनिंग वॉल रिटेन्स ए सैंड स्ट्राटा विथ phi इक्वल टू 30 डिग्री इट्स टॉप if a uniform surcharge of 12 ton per meter square is subsequently put on the sand strata, then the increase in the lateral earth pressure intensity on the retaining wall will be option A 1 ton per meter square, option B 2 ton per meter square, option C 4 ton per meter square and option D 8 ton per meter square। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया गया है एक रिटेनिंग वॉल है जहाँ पे आपकी phi की डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमारी दी गई है 30 डिग्री दी गई है। ऑफ यूनिफॉर्म सरचार्ज, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म सरचार्ज मतलब आपको क्या है, तो गामा डी की वैल्यू या तो गामा एच की वैल्यू दी गई है। तो गामा एच की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 12 टन पर मीटर दिया गया है। मतलब गामा एच मतलब होता है हमारी सरचार्ज की वैल्यू होती है। फिर आपको क्या पूछा गया है कि लेटरल अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब ये लेटरल अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी जब भी आपको बोलेगा तो एक्टिव के लिए हम लोग लिखते हैं K इंटू
गामा इंटू एच। जब आपको इंटेंसिटी बोलेगा तो आपको हमेशा लिख लेना है के इंटू गामा इंटू एच। ये एक्टिव के लिए, अगर पैसिव के लिए पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, के पी इंटू गामा इंटू एच। वर्ड ढूंढना है आपको, अगर इंटेंसिटी बोलता है ये वर्ड ढूंढना है, ये इंटेंसिटी देता है तो हमारी फॉर्मूला ये दोनों हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, तो एक्टिव के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो के इंटू गामा इंटू एच होता है। इस क्वेश्चन में आपको गामा एच की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो गामा एच की वैल्यू हमारी यहाँ पे दी गई है 12 टन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर, तो के का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई होता है। और फाई की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी गई है, तो 1 माइनस साइन 30 बाय 1 प्लस साइन 30। तो यहाँ पे साइन 30 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1/2 बाय 1 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितनी आएगा 1/2 बाय 3/2। तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/3 हो जाएगी, डेट इज के की वैल्यू। हमारा फॉर्मूला होता है के इंटू गामा इंटू एच, तो के की वैल्यू हमारी निकली 1/3, गामा इंटू एच की वैल्यू हमारी 12 है, तो 12/3 मतलब कितना हो गया 4 टन पर मीटर स्क्वायर। मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही चीज पैसिव के लिए पूछा होता तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता, 3 हो जाती, 3 इंटू 12 मतलब 36 आंसर हो जाता। तो इस ढंग से आपको समझना है, इंटेंसिटी बोलेगा तो के इंटू गामा इंटू एच। यहाँ पे आपको गामा एच पहले से दिया रहा है, कभी कभी आपको गामा की वैल्यू भी दी रहेगी, एच की वैल्यू देगी सेपरेट, तो इस ढंग से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 320, कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। 1 दिया हुआ है फ्रिक्शन इज फुल्ली मोबिलाइज्ड, दूसरा दिया है इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस इज एडॉप्टेड, तीसरा दिया है टोटल स्ट्रेस एनालिसिस यूज, चौथा दिया है रिजल्टेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर पांचवा दिया है रिजल्टेंट इज टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा एजम्पशन क्या था हमारी स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस की। तो पहला एजम्पशन हमारा क्या था कि फ्रिक्शन हमारी फुल्ली मोबिलाइज होनी चाहिए, मतलब फ्रिक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन इज फुल्ली मोबिलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब हमारा पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। फिर हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस नहीं करते हैं, हम लोग टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। तो दूसरा दिया हुआ है इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस एडॉप्टेड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी में टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। फिर तीसरा देखिए टोटल स्ट्रेस एनालिसिस यूज, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा हमारा क्या था कि रिजल्टेंट जो पासेस होगा हमारा टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल होगा, मतलब रिजल्टेंट इज पासेस थ्रू टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल। कहाँ से रहेगा ये, टेंजेंशियल टू फ्रिक्शन सर्किल होगा, मतलब रिजल्टेंट हमेशा पासेस कहाँ पे होगा, टेंजेंशियल टू दी फ्रिक्शन सर्किल पे, मतलब सेंटर से पासेस नहीं होता है। तो चौथा दिया रिजल्टेंट पासेस टू सेंटर ऑफ सर्किल, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी रिजल्टेंट आर इज टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 3, 5 आर करेक्ट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए दिया 1, 3, 4 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया 1, 3, 5 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन मोबिलाइज होता है, रिजल्टेंट ऑलवेज पासेस थ्रू दी टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल। हम लोग टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में, ना कि हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।